एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और कल बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ठीक है। और कई सारी चीज़ें सीखने को मिली आप लोगों से भी, और कोशिश करा कि अपना भी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर पाऊँ जो मुझे अच्छा लगा। और थर्सडे को फिर मिलेंगे रात को, ठीक है। चलिए, पर आज बात करेंगे इकॉनमी के हमारे 5वें पार्ट की, जो हमारा क्रैश कोर्स है इकॉनमी का जो हम चला रहे हैं, ठीक है। उसका ये 5वां पार्ट है। और आज हम बात करेंगे, हमारे दो टॉपिक हैं। एक तो मार्केट क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्लस हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हमारी जो मार्केट्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट मार्केट वगैरह, ये सब बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा आपको दिख रहा है वो दिख रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। देखिए मार्केट क्या होती है। सबसे पहले तो वो एक मार्केट refers to the entire area where buyers and sellers of a commodity are in close contact sorry with one another. Its essential ingredients are, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि मार्केट एक वो एरिया है जहाँ पर जो हमारे खरीदार और दुकानदार जो होते हैं, बायर और सेलर, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। एक दूसरे से मिलते हैं और जो अपना सामान वो बेचते हैं और ख़रीदते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, वो होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के लिए ज़रूरी है। क्या? कमोडिटी और सर्विस, ठीक है। सर्विस प्लस कमोडिटी, मतलब जो हमारा गुड्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारी मार्केट के लिए। सेकंड हमारा बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर बायर एंड सेलर ही नहीं होंगे तो मार्केट किस काम का होगा, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर, बहुत करीबी जो साझेदारी है बायर्स और सेलर्स की, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एरिया वेयर देर इज़ ए कंपटीशन अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर, ठीक है। कुछ एरिया भी होते हैं बहुत ज़रूरी या इंपॉर्टेंट हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं जहाँ पर कंपटीशन होता है बायर और सेलर के बीच में। जैसे प्राइस मान लीजिए, वहाँ पर बहुत झगड़े होते हैं कि यार ये कहते हैं ना, वो मोल भाव, वो सब होता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ मार्केट्स। देखिए टाइप ऑफ मार्केट हमारी 3 प्रकार की होती हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, ठीक है। अब इम्परफेक्ट के भी 2 टाइप होते हैं, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ठीक है। टोटल आप 4 टाइप मानिए। सॉरी, आज थोड़ा गला में प्रॉब्लम है। हमारी जो टाइप्स ऑफ मार्केट हैं वो 4 प्रकार की मानिए। पहला तो है ये, ठीक है। दूसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक, तीसरा है आपका ओलिगोपोली, और चौथा है मोनोपोली, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती है। अब ये क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है या मार्केट उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, मार्केट बहुत डिपेंड करती है उन पर। जितने ज़्यादा सेलर होंगे, जितने ज़्यादा बायर होंगे, मार्केट उतना ही ग्रोथ करेगा, ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी, किस चीज़ का वो सामान है, क्या बेच रहा है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि ठीक है लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तो नेचर ऑफ कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स, या कहें ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स जो हमारे हैं, फैक्टर्स भी आप जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो इनपुट्स होते हैं, वो हमारे फैक्टर्स कह सकते हैं आप। उनकी मोबिलिटी का मतलब आपको एक एग्जांपल दूँ तो मतलब उनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो प्रोडक्शन होकर कितनी देर में, वो कब तक वो पहुंच रहा है वहाँ पे मार्केट में, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार क्या होता है कि ठीक है क्वालिटी अच्छी है, हमने ख़रीद लिया, पर दोबारा अगर किसी को चाहिए तो माल ही नहीं है और वो पहुँचने में बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये 3 चीज़ें हमारे किसी भी मार्केट के लिए, ठीक है। द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इंडिकेट द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ही जो डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन है 2 सेलर्स या 2 सेलर्स के बीच में या 2 बायर्स के बीच में, वो डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद है मार्केट के टाइप। ये एक टेबल बनाई है जो मुझे लगता है मैंने इसी में आपको सारा डिफ़ाइन कर दूंगा, नहीं तो मैंने अलग से भी डिफ़ाइन किया है। देखिए ये है आपके एजम्पशंस कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। जैसे नंबर ऑफ़ सेलर्स की अगर बात करें, दुकानदारों की, तो परफेक्ट जो मार्केट का होता है आपका, उसमें बहुत सारे सेलर होते हैं आपके, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे होते हैं, ओलिगोपोली में थोड़े से होते हैं, और मोनोपोली में सिर्फ एक होता है, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन मतलब प्रोडक्ट के बीच में अंतर, ठीक है, प्रोडक्ट के टाइप। परफेक्ट में कोई अंतर नहीं होता, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, और ओलिगोपोली में थोड़े से अंतर से लेके या फिर बहुत अंतर होता है, ठीक है, और मोनोपोली में तो एक्सट्रीम अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी तरह का कोई और प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ये है कि प्राइस कितना चेंज होता है किसी भी एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो परफेक्ट में तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में मीडियम होता है कि हाँ चेंज जल्दी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ओलिगोपोली में कम ही चेंज होता है, ठीक है। और जो मोनोपोली की जो इलास्टिसिटी है वो तो ज़ीरो होती है, ठीक है, वो ना चेंज हो या चेंज हो वो सब डिपेंड करता है सेलर के ऊपर, ठीक है। और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है सेलर्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सेलर का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है, उसे सोसाइटी के हिसाब से चलना होता है परफेक्ट के अंदर। मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी वो चल सकता है सोसाइटी के हिसाब से ही ज़्यादातर, ठीक है। ओलिगोपोली में बराबर बराबर हाथ होता है सोसाइटी का और सेलर्स का, और मोनोपोली के अंदर तो सारा सेलर ही डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, क्योंकि और उसका कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है ना कि उसकी जगह कुछ और ले लेगा। आप डिटेल में अभी आपको आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब कितना कंट्रोल है कमोडिटी के ऊपर। तो परफेक्ट में तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा है, ओलिगोपोली में भी थोड़ा सा है, और मोनोपोली में पूरा पूरा कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ तो पूरा जो कंट्रोल होता है ना वो सेलर्स के हाथ में होता है। और एंड में आ गया, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ से आता है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑपरेट फ्रीली एंड कमोडिटी सेल्स एट यूनिफॉर्म प्राइस, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर होते हैं, उनको फ्री होता है कुछ भी खरीदने का, कुछ भी बेचने का, और वहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्राइस होता है, मतलब एक समान प्राइस होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी? प्रॉपर्टीज़ है वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर, जो मैंने अभी आपको बता दिया। होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का टाइप भी सेम होता है, एक जैसे ही प्रोडक्ट बिकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब्जी मंडी में कई सारे सब्जी वाले होते हैं, वो एक ही सब्जी बेच रहे होते हैं, ठीक है, और एक ही प्राइस पे, तो वो होती है हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, मतलब जो उसमें पता है वही, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सब्जी मंडी में ढेर सारा, तो कोई भी आके सब्जी बेच सकता है, और किसी को नहीं बेचनी तो वो हट भी सकता है। तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ए सिंगल फर्म सेलिंग द कमोडिटी एंड देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि मोनोपोली कंपटीशन आपका क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल फर्म होती है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कमोडिटी बेच रही होती है, और वहाँ पर उसके आसपास कोई भी एक सब्स्टिट्यूट नहीं होता है कि उसकी जगह कोई उसके जैसा कोई और भी हो, ठीक है। तो जो सारी पावर होती है वो सिर्फ उसी फर्म के पास होती है। अब मेन फीचर क्या है मोनोपोली के? सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी, भाई एक ही सेलर है खरीद बेचने वाला। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसमें कोई भी इसका करीबी नहीं होता दुकानदार जो इसी की जैसा कुछ बेच रहा हो। डिफिकल्ट एंट्री ऑफ न्यू फर्म, यहाँ पर एंट्री भी बहुत मुश्किल होती है किसी भी नई फर्म के आने के लिए, ठीक है। नेगेटिव स्लोप एंड डिमांड कर्व, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है, क्योंकि अगर डिमांड अगर कम हो गई तो बहुत ही बुरा नुकसान होता है उस फर्म को, क्योंकि यहाँ पर जब इतनी मुश्किल है वो चीज़ें आना, अब इतना एक्सट्रीम फर्म है ये, तो यहाँ पर जो चीज़ें भी होती है ना वो भी नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं हो पाती, ठीक है। प्राइस मेकर विद कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर प्राइस मेकर भी हमारा सेलर होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से प्राइस को चेंज कर सकता है। कभी कभार क्या होता है कि कॉस्ट तो है वो तो कम हो जाती है, पर वो प्राइस कम नहीं होता, ठीक है। क्यों? हमें पता ही नहीं होता कि कॉस्ट कम हो गई है। तो जैसे आपको पेट्रोल का दाम है, ठीक है, कॉस्ट क्या है हमें नहीं पता, पर प्राइस हमारे हिसाब से उतना ही रहता है जितना हमेशा होना चाहिए। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्राइस का भी बहुत चोचला होता है यहाँ पे, सीधी बताऊँ तो जो प्राइस भी होता है ना वो कभी कभार ही चेंज होता है, बहुत नॉर्मली हम देखो जैसे पेट्रोल होता है वो साल में कभी 2-3 बार चेंज होता है, ठीक है, और वो भी इतना चेंज नहीं होता, वो लगभग एवरेज उतना ही रहता है 67 के आसपास, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। और ये जो प्राइस डिपेंड करता है ना वो भी सेलर पे डिपेंड करता है, हमारे मजबूरी होती है लेना, ठीक है, वो कुछ भी प्राइस कर सकता है हम लेंगे। पेट्रोल कितना भी सस्ता हो जाए कितना ही महंगा हो जाए हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। उसके बाद आता है ओलिगोपोली। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर ए फ्यू बिग फर्म्स फॉर देयर होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक की तरह ही है ये भी, कि मोनोपोलिस्टिक में और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि मोनोपोलिस्टिक क्या कह रहा है,
मैं आपको दोनों मिला के समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ओलिगोपोली क्या है, यहाँ पे बहुत सारी फर्म नहीं होती, थोड़ी सी फर्म होती हैं जो एक सामान बेच रही होती हैं, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, जिसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो सामान बेच रही होती हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अंतर होता है उन सामानों में, जैसे यहाँ पर स्टील हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो बेचती हैं और पर सामान चीज़ बेचती हैं। यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती कि भैया पूरी मार्केट सजी हुई है जहाँ पर स्टील बिक रहा है या फर्टिलाइज़र बिक रहा है, थोड़ी सी दुकानें होती हैं, ठीक है। हेयर द एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म इन द इंडस्ट्री इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। इन अ वे द पोजिशन ऑफ ओलिगोपोली लाइज बिटवीन दैट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। ओलिगोपोली में जो एंट्री होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, इम्पॉसिबल नहीं होती पर थोड़ी सी मुश्किल होती है एंट्री पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जो फर्म्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। और ये जो कंपटीशन है ये मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के बीच में होता है। अब मोनोपोलिस्टिक की अगर हम बात करें, मोनोपोलिस्टिक की बात, तो यहाँ पर एंट्री बहुत ईजी होती है, ठीक है। एंट्री तो बहुत ईजी होती है पर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। देखिए यहाँ पर फ्यू फर्म्स होती हैं, बहुत कम ही फर्म्स होती हैं, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म इन केस ऑफ प्राइस आउटपुट डिसीजन इज नो फर्म कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब कोई भी फर्म अपना खुद का प्राइस फिक्स नहीं कर सकता, उसे दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट, हैवी सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर इनकर टू प्रमोट सेल्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमें प्रमोट भी करना पड़ता है चीज़ों को, जैसे कार और वीसा आपने देखा होगा, कंपनियाँ बहुत प्रमोट करती हैं अपने सामान को बेचने के लिए, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। प्राइस रिजिडिटी, ठीक है, प्राइस रिजिडिटी है यहाँ पर, मतलब मोस्टली प्राइस आर स्टेबल सिंस नो फर्म डेयर्स टू चेंज द प्राइस फॉर फियर ऑफ रिलेटरी, ठीक है, एक्शन टू ट्राइबल फर्म्स। यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी है, मतलब प्राइस बहुत फिक्स्ड है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज बहुत मुश्किल से होता है। सिर्फ चेंज तभी होता है जब उसके कोई साथी फर्म से उसे डर लग रहा हो। जैसे हमारा आपको पता है कि अब एग्जांपल दूँ तो आपका एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के नेट के प्राइसेस फिक्स थे, कोई चेंज नहीं होता था, कोई कम नहीं होता था। जैसे ही जियो आ गई उन्होंने प्राइस तुरंत चेंज कर दिए। पहले 300 में 1 GB मिलता था आपको 3G, आज 300 में आपको 4 GB मिल रहा है 3 महीने के लिए, ठीक है। तो उन्हें जियो से डर लगा इसलिए उन्होंने चेंज किया। तो ये होता है प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। इंटरमीडिएट डिमांड कर्व, तो नो फर्म कैन बी सर्टेन ऑफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट ड्यू टू अनश्योर रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म्स, देयरफॉर डिमांड कर्व इज प्रोडक्ट इज इंटरडोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है ना, वो कोई भी फर्म डिमांड कर्व जो होता है वो श्योर नहीं होती उसके रिएक्शन के लिए, ठीक है। जो उनका डिमांड कर्व है वो भी डिपेंड करता है राइवल फर्म्स पे कि अगर राइवल फर्म्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सारी कंपनी को साथ चलना पड़ता है। प्रोडक्ट ज़्यादातर हमेशा एक जैसे होते हैं, ठीक है, और जो एंट्री होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। अब इंडियन इकॉनमी, ये हमारा इंडियन इकॉनमी का ये नया टॉपिक है, हमारा मार्केट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे इंडियन इकॉनमी की। तो इंडियन इकॉनमी आपको पता है, तो इंडियन इकॉनमी हमारी जो कंट्री है वो वर्ल्ड में 10वें नंबर पे आती है GDP पे, ठीक है, और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है परचेसिंग पावर की, ठीक है। GDP पे 10वें नंबर पे आती है और PPP परचेसिंग पावर पैरिटी पे 3रे नंबर पे आती है, ठीक है। इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलपिंग कंट्री आपको याद रखना है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और मिक्स्ड इकॉनमी है यहाँ की, ठीक है। यानी मिक्स्ड इकॉनमी, और ये मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है ना वो कोएग्जिस्ट करता है प्राइवेट सेक्टर के साथ, मतलब दोनों मिलके काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और पहली बार जो हमारी इंडिया में जो इकॉनमी जो हुई, जो एनालाइज की थी, वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है, और उनको फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस में बहुत बड़ा हाथ था उनका। इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, तो उनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। उन्होंने उसमें क्या बताया, उन्होंने उसमें बताया कि ब्रिटिश ने हमारी इंडियन इकॉनमी को कैसे बिल्कुल एक्सपॉइल कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया, ठीक है। और जो उनकी थ्योरी थी ना, उनको इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी मतलब इकॉनमी को कैसे बर्बाद किया जाता है, वो थ्योरी उनकी बुक में डिस्क्राइब की गई है। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, देखिए इंडियन इकॉनमी कुछ बेसिक फीचर हैं, कैसे कैसे हमारी इंडियन इकॉनमी काम करती है या फिर क्या उसकी स्पेशलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, चलिए आगे नहीं अभी बता देता हूँ कि पर कैपिटा इनकम क्या है, कि पर पर्सन की इनकम,
ठीक है, वो पर कैपिटा इनकम होती है। उसे कैसे निकालते हैं? टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो हमारी वहाँ से पर कैपिटा इनकम आती है। इनइक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी इनकम होती है ना, उनमें बहुत इनइक्वलिटी होती है कि यार कोई तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, तो बहुत असमानताएं होती हैं हमारी इनकम में। प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर डोमिनेंस जो एग्रीकल्चर का है वो बहुत ज़्यादा है इकॉनमी के अंदर। आपको पता होगा कि जो ग्रोथ शेयर है हमारा एग्रीकल्चर का वो लगभग 13% है, पर अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 59% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, ठीक है। और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, और बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस वजह से इकॉनमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में बहुत लंबा समय से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है और पॉपुलेशन की वजह से, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है इंडियन इकॉनमी को। और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत लो रेट है कैपिटल फॉर्मेशन का। मतलब अब मैं बात करूँ ना आपकी, तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $5000 है अप्रोक्सीमेटली इंडिया की, ठीक है, जो श्रीलंका से भी बहुत कम है, लगभग डबल कम है। श्रीलंका की लगभग नियरली $10,000 है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि कितनी लो रेट है कैपिटल फॉर्मेशन की। ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ इकॉनमी, ठीक है, ये डबल नेचर पे काम करती है। मॉडर्न इकॉनमी भी है यहाँ पर, ट्रेडिशनल इकॉनमी भी है। क्यों? क्योंकि ये मिक्स्ड इकॉनमी है। और मिक्स्ड इकॉनमी तो आपको बता ही दिया कि मिक्स्ड इकॉनमी पे काम करती है। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक यहाँ पर फॉलो होती है। अब लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है? जहाँ पर जब कोई फर्म लेबर के द्वारा हुआ जो मेजॉरिटी जो कमाई होती है वो लेबर से होती है, और उस लेबर जो मेजर कमाई है लेबर के द्वारा की गई वो अपनी फर्म को डेवलप करने के लिए यूज़ करता है, तो वो हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है। अब देखिए हमारे जो इंडियन इकॉनमी वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, ठीक है। तो पहले ही मैं आपको ये तीनों सेक्टर के बारे में बता चुका हूँ कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। और टर्सरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर हमारा सर्विस सेक्टर आता है। अब देखिए अगर मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना, वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो हमारा होता है शेयर वो सर्विस सेक्टर का होता है। लगभग 65% जो शेयर होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है। 35% हमारा सेकेंडरी सेक्टर या कहें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। और 5% शेयर हमारा प्राइमरी सेक्टर का होता है, ठीक है, इनकम के मामले में, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 59% आज के टाइम पे, जब इंडिपेंडेंट के टाइम पे तो बहुत बड़ा हाथ एग्रीकल्चर का था, पर अगर 2011-12 की बात करें तो 59% हमारा जो शेयर था वो सर्विस सेक्टर का था। लगभग 30% या 29% हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का था। और प्राइमरी सेक्टर जो था वो हमारा 12 to 13% ही शेयर रह गया था, ठीक है। तो हमारा ये कह सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर बहुत बड़ा हाथ है ग्रोथ में। पर अगर पॉपुलेशन की बात करें ना तो आज भी जो हमारा 60% पॉपुलेशन है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और शेयर कितना आता है? सिर्फ 13%। तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है हमारी इंडिया के लिए कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के साथ है, पर वहाँ से सबसे ज़्यादा कम कमाई होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम क्या होती है? द नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इट ऑल्सो इंक्लूड द नेट अर्न फॉरेन इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? किसी एक साल के अंदर जो हमारा जितने भी गुड्स हो रहे हैं, कितने भी सर्विसेज है, उन सब का जो यूज़ कर रही है हमारी जो रेसिडेंट्स की कंट्री, हमारी कंट्री में जितने लोग रहते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, ठीक है, वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और उसके अंदर जो हमारी फॉरेन से इनकम आती है ना, नेट फॉरेन इनकम, जो हमने भाई जो यहाँ पर कंपनियाँ हैं उनके ऑफिस बाहर भी होंगे, वहाँ से कुछ कमा के इनकम आ रही है, वो भी जोड़ ली जाती है, ठीक है। तो वो होती है नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम होती है ना, नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो नॉट अ स्टॉक, ठीक है। तो हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो अलग अलग तरह से नापी जाती है। इसका जो फ्लो होता है ना वो भी कोई फिक्स्ड फ्लो नहीं होता, हर वक्त हर ईयर में थोड़ी थोड़ी चेंज करती रहती है, ठीक है। वो आपको बताऊंगा कैसे। इन इंडिया नेशनल इनकम एस्टिमेट आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू मार्च जो 31, जो हमारा जो नेशनल ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। देखिए नया साल तो हमारा 1 जनवरी से होता है, पर अगर इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी का जो नया साल होता है ना वो 1 अप्रैल से होता है,
ठीक है, और मार्च 31 तक चलता है। ये हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं, ठीक है। तो जो भी नई इकॉनमी पॉलिसीज़ लागू होती हैं वो 1 अप्रैल से लागू होती हैं। उसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में जो मेजरमेंट हुआ है नेशनल इनकम का, वो कहाँ कहाँ कब कब स्टार्ट हुआ था। तो जो पहली बार जो नेशनल इनकम का जो अटेम्प्ट हुआ था वो 1949 में हुआ था। उससे पहले कई सारी कंपनीज आई थी प्राइवेट जिन्होंने ट्राई करने की कोशिश, पर जो ऑफिशियली हुआ था वो 1949 में ट्राई हुआ था। दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, ठीक है। और जो बेस ईयर था हमारा वो पहले 2004 से 5 था, पर अब उसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया है, ठीक है। तो बेस ईयर क्या है, 2011-12। जो हमारा CSO ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। और जो CSO को बनाने का जो सुझाव दिया था वो प्रोफेसर मेलोनोबिस ने दिया था, ठीक है। CSO इज़ असिस्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। और जो CO होता है, CSO है, वो किसको असिस्ट करता है, नेशनल सैंपल सर्वे को। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए कुछ नेशनल कॉन्सेप्ट हैं हमारे इनकम को कैलकुलेट करने के, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता दिए थे। इस वाली वीडियोस में मैंने नहीं बताया आपको। वो जो मेरी दूसरी है नेशनल इकोनॉमी की वीडियोस, मैंने उसमें आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने GDP, NNP, ठीक है, और GNP बिल्कुल डिटेल में बताया। अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि नेशनल इनकम को नाम। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा GDP। GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहाँ पर उसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या होता है कि एक पूरी कंट्री का एक साल के अंदर कितना इनकम हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है, एक जोग्राफिकल बाउंड्री या जो हमारी कंट्रीज़ की बाउंड्री है उसके अंदर अंदर एक साल के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा GDP कहलाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है, बिल्कुल वही सेम है, बस इसमें इतना अंतर है कि इसमें तो सिर्फ जो ग्रॉस प्रोडक्ट में क्या था, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट था कि मतलब वही इंडिया के अंदर की चीज़ें। और नेशनल प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, यहाँ पर जो फ़ॉरेन से कमाई हो रही है हमारी विदेशों से, वो भी जुड़ जाती है, ठीक है। तो GNP में इतना सा अंतर होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये है जब GNP में से हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन ये होता है जितना हमने अपने कैपिटल को बनाने के लिए या प्रोडक्शन में या फिर इनकम में करने के लिए हमने खर्च कर दिया, ठीक है। कैपिटल स्टॉक कंजप्शन जो होता है हमारा, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा NNP निकल आएगा। और जब हम फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मतलब जो हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट होती है, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उसके ऊपर अगर हम NNP निकालते हैं, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, तो वो हमारी जो निकल कर आता है ना NNP, वो हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, NNP, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का सीधा आप समझ रहे होंगे कि पर्सनल इनकम इज द इनकम विच एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय नेशनल्स। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग कॉर्पोरेट टैक्स एंड पेमेंट मेड फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन फॉर नेशनल इनकम एंड एडिंग इट टू द गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर सीधा सीधा मतलब नेशनल जो हमारी पर्सनल इनकम होती है वो क्या होती है, हमारी जो एक्चुअल इनकम होती है जो हमने कमाई है नेशनल ने, ठीक है, वो हमारी पर्सनल इनकम होती है। पर इसमें से कुछ चीज़ें माइनस हो जाती हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हमारा पेमेंट मेड जो सोशल सिक्योरिटीज़ के ऊपर हम जो खर्च कर रहे हैं वो हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र पेमेंट हो रहा है हमारा, ठीक है, गवर्नमेंट जो हमें पेमेंट ट्रांसफ़र कर रही है या बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं या जो हमारा नेट इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। 2 चीज़ें माइनस हो रही है, 3 चीज़ें ऐड हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं पॉज करके और नोट कर लीजिए फॉर्मूले में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल डिस्पोजल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है, जब हमारा पर्सनल इनकम है उसमें से जो डायरेक्ट टैक्सेस है हमारे वो भी माइनस हो जाएं, तो हमारी डिस्पोजल पर्सनल इनकम या DPI भी निकल आएगी, हम इसको DPI भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को 3 मेथड हैं, ठीक है, मेज़र करने के। पहला है प्रोडक्ट मेथड, जहाँ पर हमारा कितना प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है, कितना वो कंट्री उसे यूज़ कर रही है, उसके बेस्ड पर हमारा नेशनल इनकम होती है। दूसरा है हमारा इनकम मेथड। इनकम इसमें ये देखा जाता है कि पूरी कंट्री में कितनी इनकम हो रही है, कितना उसका यूज़ हो रहा है, उसमें से ठीक है,
तो जब पूरी जो इनकम नेशनल की हमारी कमाई जाती है, उस इनकम के बेस्ड पे जब एनालाइज करते हैं हम नेशनल इनकम को, तो वहाँ पर हमारी वो हमारा नेशनल इनकम मेथड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंजप्शन मेथड। ये हमारा किन पे बेस्ड होता है? ये इन दोनों पे बेस्ड होता है। कैसे? हम कितना कंजप्ट कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं अपनी इनकम में से प्रोडक्ट के ऊपर, और कितना सेव कर रहे हैं। ठीक है, जब हम वो सब निकाल लेते हैं तो हमारा कंजप्शन मेथड यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हमें इन दोनों की जरूरत होती है कि कितना प्रोडक्ट हमने बनाया, कितना इनकम हमें कमाई हुआ, और कितना हमने खर्च करा इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और उससे हमारी कितनी सेविंग्स भी हुई। ठीक है, जब ये सब हमें निकाल लेंगे उसके बाद हमारा कंजप्शन मेथड यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो कितनी पहुंच गई है। वो लगभग 50,000 के ऊपर पार कर गई थी 2011-12 में। इस वक्त जो है वो 16.9% राइज कर चुकी है, 53,331 है, पर फिर भी ये कई सारी कंट्रीज से कम है। ये लगभग 106वें नंबर पे आता है हमारा। ठीक है, 106वें नंबर पे है पर कैपिटा इनकम। श्रीलंका भी हमसे ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता लग ही जाएगा। थोड़ा डाउन रहता है इतना, पर राइज कर रहा है मोदी जी, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के हमारी जो रैंकिंग वो और अच्छी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम क्या है। मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि जब टोटल हमारा जो जीडीपी है वो पॉपुलेशन से डिवाइड हो जाएगा तो एक आदमी की इनकम निकल आएगी, तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपकी नेशनल इनकम क्या होती है, कितने मेथड है उसको मेजर करने के, कितने टाइप की नेशनल इनकम होती हैं, प्लस आपका मार्केट कितने टाइप का है, वो क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं, सब आपको बता दिया। अब नेक्स्ट में वीडियो में हम बात करेंगे प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान थे हमारे, तो कई सारी प्लानिंग हुई है इकॉनमी को एनालाइज करने की या फिर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उन सारी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें यार, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत कम सब्सक्राइब होते हैं आजकल। ठीक है, सब्सक्राइब तो बढ़ाओ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कम से कम मेरे साथ जुड़ो। ठीक है, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ यार, मैं उसे ठीक करूँगा, पर सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।